हाय दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार कुशलतापूर्वक होंगे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जो कि लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है और जो इन्वेस्टमेंट है उसकी रणनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो आप जो है मेरे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले समय में जो वैल्यू एडिशन वाले वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो और मेरा एक डिस्क्लेमर है कि मेरे चैनल पर या मेरे किसी भी वीडियो में किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है। और हम बीच बीच में कुछ स्टॉक्स जो है डिस्कस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसको रिकमेंडेशन ना माना जाए। देखिए, जब हम स्टॉक मार्केट एक्टिव इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो स्टॉकों को और जो कंपनीज़ हैं उनका जिक्र आना लाजमी है, लेकिन मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए मेरा ये डिस्क्लेमर रहता है कि मेरे कहने से कोई भी स्टॉक को बाय और सेल ना करें। और ना ही मेरा आपसे ये आग्रह है कि पैसा आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है, हार्ड एंड मनी होता है, और किसी दूसरे के कहने से भी आप किसी स्टॉक को बाय और सेल ना करें। तो जब खुद का आपका कन्विक्शन हो, खुद आपको चीज़ें लगती हैं, तभी आप अपने स्टॉक को, मतलब किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करें। तो मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ एक्टिव इन्वेस्टिंग क्या होती है, उसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। एक्टिव इन्वेस्टमेंट वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि हम सारे पहलू पर बात करेंगे, जिससे कि आपकी जो समझ है वो और बेटर हो सके। तो आज का जो टॉपिक है, मैंने बताया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड एक्टिव इन्वेस्टमेंट। तो इसी पर आज बात करते हैं। देखिए, हम पूरी दुनिया में सभी लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम अपने एजुकेशन लाइफ जो होती है हमारी, वही हम एजुकेशन ग्रहण करते हैं, और उससे देखिए हमको क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन को अडेप्ट करते हैं। और वो जो एजुकेशन होती है जिसको हम ग्रहण करते हैं, और जो भी स्किल्ड जो होती हैं उसको हम अचीव करते हैं, और अपने ब्रेन में, मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें चली जाती है, और फिर वो बाकी जो रेस्ट ऑफ लाइफ है हमारी, उसमें वो चीज़ें बड़ा महत्वपूर्ण होती है, और हमारे जीवन को बेटर बनाने के लिए वो उसको हमारा सहयोग करती है, और हमारे जीवन को बेटर बनाने के लिए उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी प्रकार की चीज़ हो, चाहे लाइफ स्टाइल हो, चाहे नॉलेज हो, चाहे रिलेशनशिप हो, और चाहे जो भी हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी रणनीति हमें चीज़ें आती है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, लॉट ऑफ चीज़ें होती हैं। तो हम उस पर तो बात करेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमें जो भी चीज़ें सीखनी चाहिए और वो सॉलिड होनी चाहिए, और जो कि हमारे साथ भी लंबे समय तक रहें, और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है हम उसको भी कुछ छोड़ कर जाएँ, जिससे कि वो उसके भी काम आ सके। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है कि हमारे आने वाले जनरेशन के लिए। तो हम बात करते हैं अभी। देखिए, आज जो हम मेन जो टॉपिक होने वाला है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वर्सेस एक्टिव इन्वेस्टमेंट। तो जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपने आप को कहते हैं, और तो अगर आप चार्ट देखते हैं या किसी के कहने पर, टिप्स पे किसी स्टॉक को खरीद लेते हैं और इस प्रकार की चीज़ें सीख लेते हैं, या कोई ऐसी रणनीति जो शॉर्ट टर्म, मतलब कुछ समय तक चलती है और कुछ समय के बाद नहीं चलती। मैंने बहुत सारे लोगों को वीडियोस देखे हैं, तो वो बताते हैं भाई ये स्ट्रेटजी है और ये स्ट्रेटजी काम करती है। अब बहुत सारे मार्केट में इंडिकेटर्स हैं भाई, चार्ट रीडिंग को मैं भी जानता हूँ, लेकिन चार्ट रीडिंग का जो रेशियो होता है मैं आपको बता दूँ। अगर हमने 10 स्टॉक को देखा तो ये हो सकता है कि 1-2 स्टॉक बढ़िया से चल सकता है, बाकी 8 स्टॉक आपको कहीं ना कहीं बीच में धोखा दे देंगे। और जो एक्टिव इन्वेस्टमेंट की बात करें, मैं जिसको बताऊंगा, उसमें ये रेशियो मैंने देखा है कि यदि हम 10 स्टॉक को या 10 कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें से 8 कंपनी का रेशियो रहता है कि जो कि आपको प्रॉफिट बना के देंगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लॉन्ग टर्म जो चार्ट रीडिंग है या कोई टिप्स है, और अगर हम उसको आइडेंटिफाई भी कर लेते तो उसका रेशियो ज़्यादा लंबा नहीं रहता। बहुत सारी रणनीति आपको देखते हैं मार्केट में लोग बेचते हैं और बेच भी रहे हैं। मैं और कुछ लोग एआई का भी सहारा ले रहे हैं। और एक कंपनी है, मैं जिसके बारे में बता दूं आपको, एक सज्जन थे जिन्होंने रिकमेंड किया था, टाइगोन टेक्नोलॉजी।
और वो स्टॉक जो है फ्राइडे को बहुत तेज़ी से भागा था, तो उन्होंने उसको रिकमेंड किया कि आने वाले समय में पैसा बना सकता है। मैं मानता हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी स्टॉक पैसा बना के दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको पहले बता दूँ, किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर हम करते हैं तो उसको एक स्टोरी होनी चाहिए, उस कंपनी के जो लेटेस्ट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स है और उसका फ्यूचर गाइडेंस है, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, और इस प्रकार का गाइडेंस है, वो सारी चीज़ें हैं, वो आगे मैं डिस्कस करूँगा। अगर वो बेटर होती हैं तो वो स्टॉक पैसा बना दे सकता है, अदरवाइज़ नहीं देगा, वो फेल हो जाएगा। और तो उसका मैंने देखा टाइगॉन टेक्नोलॉजी का, तो वो रिकमेंड किया हुआ है और कोई ना कोई इन्वेस्टर उसमें फंस जाएगा। अब वो एक कंपनी में ये कुछ चीज़ और बात है, ये कौन कौन नहीं करता है। और दूसरी बात, इसका जो शेयर्स ऑफ ग्रोथ है वो -7% है। तो जिस स्टॉक में -7% ग्रोथ हो, वो स्टॉक कैसे चल सकता है? अगर उसमें कोई चीज़ चलेगा, स्टॉक बढ़ रहा है, तो गैम्बलिंग है। तो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा एक एनालिसिस है जो मैं चीज़ें देखता हूँ और मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है, हमें ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए, ऐसी रणनीति सीखनी चाहिए जो कि फॉर एवर काम करे, हमेशा काम करे। ये नहीं है कि भाई 5 साल चली हो, 10 साल चली, उसके बाद वो फेल होगी और उसमें किसी ब्रोकर ने अपने इंडिकेटर्स के पैरामीटर या सेवी ने चेंज कर दिए तो वो आपके साथ उसको सक्सेस नहीं हो पा रहे। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करें, फिर नई रणनीति सीखेंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि ऐसी चीज़ें सीखिए। तो इससे क्या होता है कि जिस प्रकार की रणनीति आप सीख लेते हैं तो लंबे समय तक काम नहीं करते और एक समय तक प्रॉफिट हो सकता है, फिर उसके बाद लॉस होना शुरू हो जाता है और फिर आप काफ़ी पजल्स हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा जो चीज़ आपने सीखी, अगर आपके बच्चों को आपने दे दी है, वो जो आपके वीडियोस हैं, जो नॉलेज है, जो बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, अगर आपने बच्चों को दे दी तो वो भी उनको सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ें हमें सोचने वाली। अब हमें करना क्या चाहिए, हमें ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए जो फंडामेंटल हमेशा फॉर एवर काम करती है। और जब ऐसी चीज़ें आप सीख लेंगे, ऐसी स्किल को आप सीख लेंगे, तो आप जब तक जिंदा रहेंगे इस स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से बहुत सारा पैसा बनाएंगे। और जो नॉलेज है आपकी, जो नोट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आप बना के रखे हैं, वो आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो उनको पढ़ेगी और वो सोचेगी मेरे फादर इससे काम करते, उन्होंने ये सफल एक एक्टिव इन्वेस्टर थे और ये उनकी बनाई हुई चीज़ है, तो वो विरासत में उनको मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि वो अगर उनको मिल जाती है और वो उस पर फॉलो करते हैं और कुछ और इम्प्रूवमेंट करते हैं, एडवांसमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग, तो उनका भी जो भविष्य है वो भी बेटर हो सकता है। तो हमें हमेशा ऐसी चीज़ें सीखने का प्रयास करना चाहिए जो फॉर एवर काम करती हैं और ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो कि एक लंबे समय तक नहीं चलती और मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, और शॉर्ट टर्म आपके लिए और आपके बच्चों के लिए किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती हैं। तो ये इसको बहुत ज़रूरी है कि हमें ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए। जैसे हम जो वैल्यूज़ होते हैं, वैल्यूज़ आप देखिए, आप फैमिली से सीखते हैं और वो वैल्यूज़ हमारे अंदर आ जाती हैं और उन्हीं वैल्यूज़ को हम अपने जो आने वाले उनका जो भविष्य बच्चों का हम उनमें डालते हैं, वो फॉरएवर चलती रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इसी प्रकार की जो हमारी नॉलेज है और स्किल है, वो भी हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो कुछ सीखें वो बेटर सीखें, वो बढ़िया सीखें और हमारे काम भी आए और हमारे आने वाली जनरेशन के भी काम आए। दूसरी बात करते हैं कि जब अगर हम कोई चीज़ जो हमारे बच्चे हैं, अगर हम उनके जो गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, वो बढ़िया चीज़ें जानते हैं पहले से, तो जो आने वाली पीढ़ी है उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी और कम परिश्रम करना पड़ेगा। उनका जो वैल्यूएबल टाइम है वो समय रहते हुए उसको यूज़ करेंगे और मैक्सिमम मार्केट में पैसा बनाएंगे और अपनी लाइफ में वैल्यू एडिशन करेंगे। दूसरी बात आती है कि जो लोग जिनके जो पेरेंट्स हैं, अगर उनके पास कोई वैल्यूएबल नॉलेज या स्किल नहीं है जो कि काम करती है आगे, तो उनके जो बच्चे होंगे, आने वाली पीढ़ी होगी, तो उसको एक लंबे समय तक उस समय के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, एक चीज़ें नई से सीखनी पड़ेंगी सिरे से, और उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। और तो विरासत में आप क्या दे के जाएंगे उनको? तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम विरासत में कुछ छोड़ के जाएं। संपत्ति तो सभी छोड़ जाते हैं, लेकिन संपत्ति को बढ़ाना कितना बड़ा काम होता है। एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। देखिए, रिलायंस ग्रुप की बात करें, रिलायंस ग्रुप में आप देखेंगे 2 भाई हैं, वो उनके पिताजी का एक्सपायर होने के बाद दोनों में संपत्ति बराबर बटी। तो देखिए, जो स्किल उन्होंने सीखी या नॉलेज थी उनके पास, जैसे मुकेश अम्बानी साहब हैं, देखिए उन्होंने अपने एम्पायर को, बिजनेस को बढ़ाया, अपने फादर्स को, और देखिए कितना ऊपर तक ले गए और आज भी देखिए मतलब दुनिया में उनका नाम आता है। दूसरे उनके भाई हैं अनिल अंबानी साहब, हालांकि मैं उनके क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, तो देखिए पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी वेरी करता है। तो आप ये चीज़ें देखिए, तो अगर हम ऐसी चीज़ें छोड़ के जाते हैं तो ये बेटर हो सकता है हमारे लिए भी और हमारे आने वाले भविष्य के लिए। तो हमें ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए जो फॉर एवर काम करती है। हालांकि कठिन होता है, पेशेंस रखना चाहिए और जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए। और दूसरा, स्टॉक मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा, और हम अगर एक बार चीज़ें सीख लेते हैं तो बहुत लंबे समय तक हम इससे पैसा बना सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान काम होता है, बस सिंपल चीज़ें होती हैं, बस हमारा कन्विक्शन आना चाहिए।
दूसरी चीज़ है हम पेशेंस नहीं रखते, इधर उधर भटकते रहते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आई एम परफेक्ट, बट मैं 10-12 साल से मार्केट में, तो मैं बहुत सारी चीज़ों से देखा। और क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है मतलब फाइनेंस से संबंधित या शेयर मार्केट। मेरे फादर छोटे से किसान थे और मैं भी एक गांव में पढ़ा था। उसके बाद मेरी पढ़ाई जो है हायर एजुकेशन प्राप्त किया, फिर मैंने नेट का एग्ज़ाम पास किया, पीएचडी किया, फिर मेरा सिलेक्शन हो गया पब्लिक सर्विस कमीशन इलाहाबाद से और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में मैंने अपॉइंटमेंट हुआ मेरा। तो ये मेरी जर्नी थी। तो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे भी नहीं आती थी, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और बहुत सारा लॉस भी हुआ। हालांकि मैंने लॉस सबको कवर किया है और मुझे मतलब आज चीज़ें आती हैं ऊपर वाले के आशीर्वाद थे। और बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो यूट्यूब पे मौजूद हैं, जो स्टॉक मार्केट में बहुत सारा काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, और उनका जो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुझे चीज़ें सिखाने के लिए, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ। और तो चीज़ें मुझे टर्मोलॉजी सारी चीज़ें आती हैं। मेरा एक पेपर है जिसे मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें फंडामेंटल क्लियर हो जाते हैं इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी होने के नाते। फिर भी मार्केट एक अलग चीज़ है, प्रैक्टिकल चीज़ है, और उसकी टर्मोलॉजी और उसकी चाल जो बहुत डायनामिक होती है, और हम उसको जो बेसिक फंडामेंटल है उससे नहीं समझ पाते। तो उसकी क्या बहुत सारी चीज़ें होती है, टेक्निकलिटी होती है उसमें, फंडामेंटल भी होते हैं और देखो टेक्निकल एनालिसिस भी होता है। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने चीज़ें सीखी हैं और अब चीज़ें बेटर हैं, मेरे साथ भी अच्छी हैं, और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में बढ़िया और बढ़िया होंगे। और मुझे ये एक संतोष रहेगा कि मैं जो है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत को नॉलेज छोड़ के जाऊँगा, जिससे कि वो उनके काम आएगी और उनकी लाइफ को ईजी बनाएगी। तो हमारे मार्केट में जैसे मैंने बताया, आज का जो टॉपिक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी वर्सेस एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। हिंदी में कहें तो एक लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट की जो रणनीति है और वर्सेस एंड जो एक्टिव इन्वेस्टमेंट की रणनीति है, आप उस पर चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रणनीति की। तो ये होती क्या है मैं आपको बता दूं। अगर इसमें कुछ चीज़ें खराब हों तो वो बहुत ख़राब हो सकती है। तो जैसे कुछ लोग होते हैं भाई, वो कहते हैं मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हूँ। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लोग क्यों करते हैं, इसके पीछे कई कारण होते हैं कि लोगों के पास टाइम नहीं होता। और दूसरी बात ये भी होती है, कुछ लोगों को एक साइकोलॉजिकल होता है कि मैं किसी स्टॉक को एक बार खरीद लूँ और मुझे बार बार खरीदना ना पड़े, जितना ही प्रॉफिट हो कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार की जो साइकोलॉजी होती है वो चीज़ें इस प्रकार की होती है। दूसरी एक चीज़ और होती है, जो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट की मेथोलॉजी की बात करते हैं, अगर कोई टिप्स दे दिया किसी ने या उन्होंने चार्ट दे के किसी स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लिया, तो दो चीज़ें होती हैं स्टॉक को सिलेक्शन करने का, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो कहते हैं वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। अब कुछ लोग तो तीन चीज़ें होती हैं, मैं तीन चीज़ों की बात करता हूँ। पहला होता है कि जो लोग बहुत सारी चीज़ें मतलब MBA करके आए थे, CA करके आए होते हैं, तो वो जो कंपनियां होती हैं उनका वो बैलेंस शीट पढ़ते हैं और उनका बहुत सारा डिटेल पढ़ते हैं, पूरा फंडामेंटल पढ़ डालते हैं उसका, और फिर उसके आधार पर किसी स्टॉक को वो खरीदते हैं। फिर देखते हैं भाई इनकी एसेट क्वालिटी क्या और ये इनका बिजनेस क्या है, तो इस प्रकार की चीज़ें देखते हैं। लेकिन मैं बता दूं, देखिए मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है और जो बैलेंस शीट वगैरह होती है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। मैं आगे अपना एक्टिव इन्वेस्ट वाले पार्ट में बताऊंगा आपको। तो एक तो लोग बैलेंस शीट देखते हैं, उनका एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं, उसके आधार पर डिसाइड करते हैं कि भाई इस स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए। और फिर कंपनी बहुत बढ़िया है, इस प्रकार की कंपनी मैं आपको बता सकता हूँ। इस प्रकार की कंपनियाँ जैसे मानिए TCS है, एशियन पेंट्स है और बर्जर पेंट्स है, बजाज फाइनेंस है, SBI है, लॉट ऑफ कंपनियाँ, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, टाइटन है। तो बहुत सारी कंपनियाँ लोग फंडामेंटल देख के उसका पैसा लगाते हैं। जो उसका मैंने बताया फंडामेंटल क्या, बैलेंस शीट देखते हैं, उसका कैश फ्लो देखते हैं, उसका डेट ऑन इक्विटी देखते हैं, और ये सारी चीज़ें देखते हैं, और उनके पास कैश कितना है, डेट फ्री कंपनियाँ हैं, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। और दूसरे लोग होते हैं कि जो चार्ट देख के आइडेंटिफाई करते हैं स्टॉक को और फिर उस स्टॉक के साथ बने रहते हैं। और तीसरे वो लोग होते हैं कि किसी एक्सपर्ट ने या किसी ने कोई स्टॉक रिकमेंड कर दिया और उसे खरीद लिया, अपने पोर्टफोलियो में रख लिया। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो मैं कहूँगा अगर आपने किसी के कहें इन सारी तीनों मेथड से अगर कोई कंपनी खरीद ले और आप अपने सालों तक उस स्टॉक को अपने अकाउंट में होल्ड करते हैं, डीमैट अकाउंट में अपने या पोर्टफोलियो में, तो ये फिर इससे क्या होता है, कभी कभी इस प्रकार के लोगों को क्या है, कोई प्रॉफिट नहीं होता है।
और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनका जो पोर्टफोलियो है वो कभी कभी माइनस में भी चला जाता है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। और कभी कभी जब जो इस प्रकार के लोग हैं जो रिकमेंड करते हैं उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं अभी थोड़ा टाइम होराइजन बढ़ा दीजिए और फिर आप जो आपको प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें कहते हैं। दूसरी बात होती है कि वो लोग कंपनी जब होल्ड करते हैं और कोई पैसा नहीं बनता है तो लेकिन वो फिर भी उनको ये कॉन्फिडेंस होता है कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और पैसा तो आज नहीं तो बन नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत है। तो मैं कहूँगा कि इस प्रकार के जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर हैं वो अपने आप को कहते हैं। और तो वो इस प्रकार से मैं समझता हूँ लेजी टाइप के लोग होते हैं। मैं सभी के लिए लेजी नहीं कहूँगा। अगर वो कुछ करना नहीं चाहते या कोई अपना पैसा लगा के उसकी देखभाल नहीं करना चाहते और जिस कंपनी के बारे में वो बात कर रहे हैं तो मैं कहूँगा तो मतलब एक प्रकार से आलसी हैं। दूसरी चीज़ आती है एक चौथी एक बहुत बड़ी गलती होती है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर करते हैं। सभी तो नहीं करते लेकिन कुछ लोग करते हैं कि जो कंपनी किसी जैसे मैंने फंडामेंटल देख लिया उसका और चार्ट देख लिया और आपने किसी ने रिकमेंड कर दिया तो आपने स्टॉक को बाई कर लिया, लेकिन वो उस बिज़नेस के बारे में नहीं जानते, उसका प्रोडक्ट क्या है, वो कंपनी क्या बनाती है, कैसे काम करती है, उसके बारे में भी नहीं जानते। तो ये सारी चीज़ें अगर ये जो मैं बता रहा हूँ प्रोडक्ट के बारे में ये आपको सबसे पहले आना चाहिए। अगर आप उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते तो फिर आप कैसे उस कंपनी को देखेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो कहते हैं कि हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, हमने कंपनी का ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, चार्ट बढ़िया, फंडामेंटल बढ़िया और जो बड़े एक्सपर्ट ने रिकमेंड किया तो हम इसको अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं। टीवी में मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट को देखा है वो बताते हैं भाई लंबी अवधि के लिए कि ये स्टॉक रख सकते हैं। तो आपको प्रोडक्ट की कोई जानकारी नहीं है, वो क्या कंपनी क्या करती है, फिर आपने रख दिया। तो इस प्रकार के लोग क्या करते हैं बाद में और जब वो रिटर्न नहीं देते हैं तो फिर एक जस्टिफिकेशन भी देते हैं कि भाई पूरी दुनिया में और इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे इश्यूज़ और प्रॉब्लम चल रहे हैं और जिसकी वजह से ये जो मेरा स्टॉक है वो काम नहीं कर रहा है, मतलब प्रॉफिट नहीं बना के दे रहा है, तो इसलिए अभी इकोनॉमी में प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार के मैक्रो लेवल के जो इशू होते हैं उनको वो अपने जो स्टॉक्स है मतलब पॉइजनस, मतलब मैं तो ये कहूँगा वो पॉइजन स्टॉक है जो कि आपका पैसा बना के नहीं दे रहे, कैपिटल को होल्ड कर रखा है उसने। तो वो फिर मैक्रो लेवल के इशू को क्या करते हैं कि वो उसमें एक्सक्यूज़ देने लगते हैं कि भाई ये स्टॉक काम नहीं कर रहा है। तो ये फिर वो इस प्रकार के लोग जो होते हैं वो अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहते हैं। अब बात करते हैं कि दुनिया में अगर किसी स्टॉक में आपके किसी स्टॉक में आपके जो आपकी होल्डिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम है, क्या बिजनेस चल रहा है, क्या आने वाले समय में क्या होने वाला है, वो आपको कोई चीज़ पता नहीं रहती। केवल आप जो है स्टॉक को अपने डीमेट अकाउंट में डाल के सो जाते हैं और अपना जो काम है उसे आप करते रहते हैं। और दूसरा जो आपका जो पैसा है, मैं आपको बता दूं जो पैसा होता है उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है उसको खुद ही आप बियर करते हैं। कहने का मतलब है अगर आपने कोई स्टॉक 5 साल आपने स्टॉक में रखा इस प्रकार की कैटेगरी का और उसने कोई पैसा बना के नहीं दिया तो आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बियर की। कहने का मतलब है अगर उसे आप सेविंग अकाउंट में डाल देते तब भी आपको 3% का रिटर्न देता, अगर यदि आप उसे म्यूचुअल फंड में डाल देते तब भी 10 से लेकर 20% आपको रिटर्न दे सकता था। तो कहने का मतलब आपने वो अपॉर्चुनिटी भी खो दी और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने खुद ही बियर की है, तो आप उससे पैसा नहीं बना पाए। तो इस प्रकार की जो होल्डिंग होती है, और मैं आपको बता दूं फिर आप लोग, मैंने आप पहले बताया आप उसको ट्रैक नहीं करते हो और ट्रैक नहीं करते तो आपको पता नहीं चलता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपने आप को इन्वेस्टर कहते हैं, लेकिन ये जो मैंने चीज़ें बताई वो उन पर ध्यान नहीं देते और मैक्रो लेवल की जो चीज़ें होती हैं उसके साथ अपने स्टॉक को उसके साथ जोड़ते हैं। तो फाइनली कहें कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रणनीति है, जो लोगों का मेथड और तरीका है वो सही नहीं है। अगर इस प्रकार से आप करेंगे तो एक लंबा पैसा नहीं बना सकते। तो आपको चीज़ें ट्रैक करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म का जो गोल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैं तो कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो प्रॉपर्टी में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में कैसे हो सकता है उसके लिए लॉन्ग टर्म हो सकता है, उसका अलग मेथड है थोड़ा सा। स्टॉक मार्केट में अगर हम निवेश किसी कंपनी में स्टॉक में रहते हैं तो हम कुछ स्टोरी के साथ कर सकते हैं, लेकिन कोई कहे कि मैं अपना स्टॉक में पैसा डाल के भूल जाऊँ तो इट इज़ द इम्पॉसिबल। और क्या वो स्टॉक पैसा बना कर देगा इसकी कोई गारंटी नहीं लेता, क्योंकि इक्विटी मार्केट जो होता है बहुत ही रिस्क वाला होता है, हाई रिस्क होता है, इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। तो ये जो कहते हैं लोग मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और इस प्रकार की जो मैंने बताई कैटेगरी, चार्ट, फंडामेंटल और रिकमेंडेशन, और आपको प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है फिर भी आपने उस स्टॉक को बाई कर लिया,
तो ये जो चीज़ें हैं और इसके आधार पर आप बैठे रहते मार्केट में और वेट करते हो कि मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा, पैसे बनेंगे, तो स्टॉक पैसे बना के देगा। तो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार का अगर 10 स्टॉक अपने पास रखते हैं तो उसमें से 2 स्टॉक पैसा बना के दे सकते हैं, बाकी 8 पैसा बना के नहीं देंगे। तो आपको लॉस ही होना है, प्रॉफिट नहीं होना है। ये बात तो आप मेरी गांठ बांध लीजिए। तो ये पहली बात होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम क्या होती है और किस प्रकार से वो काम करते हैं। तो मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर अपने आप को कहते हैं वो लेजी टाइप के लोग होते हैं और किसी स्टॉक में 2 साल 10 साल पैसा डाल के नहीं रह सकते। तो अब हम दूसरे पहलू पर बात करेंगे कि एक जो दूसरी रणनीति है जिसके बारे में मैं बात करता हूँ और जिसको मैं फॉलो करता हूँ और इसको मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, जिसे कहते हैं एक्टिव इन्वेस्टिंग एंड स्ट्रैटेजी। तो आज मैं इसकी बात करूँगा और इसके संबंध में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने मार्केट से सीखी हैं। मैं भी पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के चक्कर में फंस चुका हूँ और उसने पैसा बना के नहीं दिया। मेरे पास एक स्टॉक था काफ़ी दिन पहले, सुवेक्स IT कंपनी है, सुवेक्स नाम की, सुवेक्स। तो उसने मैंने चार्ट के आधार पर वो 40 रुपये पे खरीद लिया था और बाद में फिर मैंने देखा ये तो काफ़ी नुकसान कर दिया इसने, तो उसे कब तक रखेंगे आप। और फिर मुझे जो है 40% मतलब 65% लॉस में उसको काटना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फंस जाते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है और मेरे साथ भी ये दिक्कत हुई थी और भी कई कंपनियां थी मेरे साथ जो हुई थी। तो मैं इस पर फिर विश्वास नहीं करता कि ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैंने अपने आप को चेंज करा और जो चीज़ें अच्छी चीज़ें सीखी मैंने, जिससे कि जो लंबे समय तक मैंने चार्ट रीडिंग की है, चार्ट रीडिंग से भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो भाई मैं तो जो मेरा अनुभव है मैंने आपके साथ शेयर किया और अगर आप इस प्रकार की प्रॉब्लम में हैं तो आपके लिए ये सही नहीं है, जिससे आप इतनी जल्दी इससे बाहर निकल आएँ तो ज़्यादा बेटर है। तो आज मैं फिर दूसरी बात करता हूँ, एक्टिव इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रेटजी है, रणनीति, इस पर हमें काम करना चाहिए और यही मार्केट में सक्सेस है। और इसके क्या तरीके हैं मैं आपको बताऊँगा डिटेल में, और मेरे वीडियो को अंत तक देखिए जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिल सके और एक सफल एक्टिव इन्वेस्टर बन सकें। तो बस मतलब फिर यहीं से शुरू करते हैं। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? सबसे पहले जो कंपनी है, यहाँ मैं थोड़ा आपके बारे में पर्सनल बात कर लूँगा, थोड़ा मैं पर्सनल भी बात करूँ। आपको सबसे पहले तो खुद एक्टिव होना चाहिए। आपको जब एक्टिव इन्वेस्टिंग सीखनी है या एक्टिव इन्वेस्टर बनना है तो आपको पहले खुद एक्टिव होना चाहिए। अगर यदि आप एक्टिव नहीं हैं तो आप एक्टिव इन्वेस्टिंग क्या सीखेंगे? नहीं सीख सकते। मैं आपको ये बात दावे के साथ कर सकता हूँ, आप एक्टिव इन्वेस्टर नहीं बन सकते। और अगर बन भी गए, मान के चलो आप सारे दिन कंप्यूटर पे बैठते हो, डॉक्यूमेंट पढ़ते रहते हो, तो आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी और फिर वो आप जो है जल्दी इस दुनिया से विदा हो जाएंगे और फिर उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। तो कहने का मतलब है सबसे पहले आप शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए। जब स्वस्थ होगा तो बाकी चीज़ें सही हो जाएंगी। जब आप खुद एक्टिव होंगे तो बाकी आपका माइंड भी एक्टिव होगा, आपकी सोच भी एक्टिव होगी, आपके दिमाग में नए नए आइडिया भी आएंगे। तो इसके लिए करना क्या चाहिए मैं आपको बता दूं, मैं अपने हर वीडियो बताता हूँ। जब भी आप अपने आप को 1 घंटा दीजिए और कम से कम 2 किलोमीटर की रनिंग कीजिए और फिजिकल एक्टिविटीज़ करिए, और जिसकी वजह से आप एक्टिव रहेंगे। आपका मोटिवेशन जो है, जो आपकी थिंकिंग है वो पॉजिटिव रहेगी और आपका जो मोरल का लेवल है बहुत हाई रहेगा और आप दुनिया में कोई आपको हरा नहीं सकता, ना मानसिक रूप से ना शारीरिक रूप से। और बीमारियां तो विशेष तौर से सारी शरीर की जितनी बीमारियां वो आपसे दूर चली जाएंगी। वो कहेंगे भाई इस व्यक्ति के पास नहीं जाना है, क्योंकि ये बंदा बहुत एक्टिव है, मानसिक रूप से बहुत मेहनत करता है, शारीरिक रूप से बहुत मेहनत करता है, और मतलब इससे दूर ही रहिए आप। तो दूसरा एक्टिव रहने का जो तरीका है, जैसे मैंने बताया फिजिकल एक्टिव। दूसरा हाई एनर्जी फूड लीजिए आप। हमें हाई एनर्जी फूड लेना चाहिए और जो गार्बेज है, जो चाउमीन है, पिज्ज़ा है, बर्गर है या पकौड़े है, इस प्रकार की चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। हमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए और जो आप खाते हैं उसके हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें रखना चाहिए। फिर बात करते हैं कि अगर किसी स्टॉक में आपको पैसा लगाना है या अपने डीमेट अकाउंट में रखना है या पोर्टफोलियो में रखना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? देखिए एक चीज़ बताएं दुनिया में कि हमें अपने मन से काम करना चाहिए। मन का मतलब जो हमें प्रोडक्ट अच्छा लगे, जो कंपनी अच्छी लगे, हमें उस प्रोडक्ट की समझ होनी चाहिए। और जैसे मान के चलिए कोई बच्चा है कि वो उसका इच्छा है, भाई बहुत सारी मूवी देखी हुई है आपने, आप देखे हैं कि एक आपने 3 इडियट मूवी देखी है। 3 इडियट मूवी की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि 3 इडियट मूवी में देखिए आप, तो उसमें होता क्या है कि जो फरहान साहब होते हैं वो एक फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते हैं, और लेकिन उनके पिताजी उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो वो देखिए बाद में कोई एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाते और वो एक बढ़िया फ़ोटोग्राफ़र बाद में बनता है। तो मेरा कहने वाला कोई व्यक्ति अगर आपको
आप जो कोई ऐसा स्टॉक ले लेते हैं, मेरा कहने वाला जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वो का तो काम करें जो चीज़ समझ आती हो आपको। और जैसे मान के चलो कोई कंपनी आपने खरीद ली, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाले करते हैं, इन्हें उसका प्रोडक्ट का पता ही नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो आप करेंगे क्या? तो आप उस स्टॉक से कैसे पैसे बनाएंगे? आपको उसके प्रोडक्ट की समझ ही नहीं होगी। तो हमें केवल उन्हीं स्टॉक में, उन्हीं कंपनियों में काम करना चाहिए आपको जो प्रोडक्ट आपको समझ में आता हो। जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल आपको समझ में आता है, बढ़िया। अगर आपको FMCG बढ़िया आता है तो FMCG में करिए। आपको यदि आपको ऑटोमोबाइल अच्छा लगता है तो उसमें काम करिए। और जिसके अब जैसे मान के चलो मैं अपनी बात करूं, जैसे इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनियों का जो बैलेंस शीट होता है या जो उनका प्रोसेस होता है वो मेरी समझ में नहीं आता। मुझे फाइनेंशियल स्टॉक बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि फाइनेंस मेरा सेक्टर है। मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे फाइनेंस का बहुत बढ़िया लगता है भाई, उनका भाई किस प्रकार से परफॉर्मेंस करते हैं, RBI उनको गवर्न करती है, चाहे NBFC हो चाहे बैंकिंग हो, बढ़िया लगते हैं, माइक्रो फाइनेंस हो। और दूसरा मुझे FMCG बढ़िया लगता है क्योंकि देखिए आप देखिए हम जो घर में बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो हमें उसकी समझ होती है कब डिमांड बढ़ेगी, कब क्या होगा, कैसी कंपनी क्या करती है। और भी बहुत सारी जैसे क्लॉथिंग की कंपनियाँ, अभी कपड़े हम सभी लोग पहनते हैं, वॉच है, गोल्ड है, बहुत सारी ज्वेलरी कंपनी है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब आप एक्टिव इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जो प्रोडक्ट है उसकी समझ होनी चाहिए, और जिन प्रोडक्ट्स की आपको समझ है हमें उन्हीं कंपनियों के साथ काम करना चाहिए, आपकी जो भी इच्छा हो। भाई इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, बहुत सारी भाई बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे KI इंडस्ट्री है, पॉलीकैब है। तो आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, मेरा कहने वाला ये सेक्टर ऐसे हैं जो कि मुझे भी अच्छे लगते हैं और आपको भी अच्छे लगने चाहिए, तभी उस स्टॉक को आप अपने उसको ट्रैक करना चाहिए आपको। मेरा कहने वाला जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे उसी प्रोडक्ट को या उसी कंपनी को हमें ट्रैक करना चाहिए और फिर उसकी चाल को देखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं हमें स्टॉक को करना क्या चाहिए। देखिए मैं बताऊं, अगर आप स्टॉक जो भी कंपनी है, जो भी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो या डीमैट अकाउंट में रखते हैं, तो उसको जैसे मैं फिर भी बता रहा हूँ, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बन सकते ऐसे। मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैसे बनाएंगे। मतलब एक्टिव इन्वेस्टर बन के साथ साथ आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो सकते हैं, लेकिन एक्टिव इन्वेस्टिंग आपको आनी चाहिए। उसके लिए करना क्या होता है कि हमें अपने स्टॉक को, हमें आपको स्टॉक को ट्रैक करते रहना चाहिए। अगर स्टॉक बढ़िया कर रहा है तो हमें उसे होल्ड करना चाहिए। अब वो अगर उसके क्वार्टरली रिजल्ट बढ़िया आ रहा है, इसमें मैं बात करूँगा 6 इंडिकेटर्स हैं जो कि एक्टिव इन्वेस्टर के लिए हमें क्या कर देखना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर कंपनी बढ़िया कर रही है, कंपनी की स्टोरी बढ़िया है, ग्रोथ बढ़िया है उसकी, और वो स्टॉक मतलब हाई पे हाई बनाई जा रहा है, तो हमें ऐसे स्टॉक को लंबे समय तक रखना चाहिए और उससे आप लॉन्ग टर्म एक्टिव इन्वेस्टर बन सकते हैं। और वो आपको 3x, 10x, 5x एंड 20x भी पैसा बना के दे सकता है। जैसे फोर्स मोटर है, आप उसकी चाल देख लीजिए। जीना सीको हॉस्पिटल है, जब से IPO आया उसका 5x से ज़्यादा हो चुका है, मतलब मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं, जैसे हम CDSL की बात करें, CDSL को देखिए तो वो स्टॉक मल्टीबैगर हुआ था। अभी मार्केट में जो वॉलेटिलिटी कम है, लोग ट्रेड कम कर रहे हैं, इसकी वजह से उनके रेवेन्यू कम हो गए, इसलिए वो स्टॉक अभी चल नहीं रहा है। लेकिन आने वाले समय में जैसे मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और लोग एक्टिव मतलब लोग स्टॉक में ट्रेडिंग करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसकी वॉलेटिलिटी वापस आएगी, उसका प्रॉफिट भी वापस आ जाएगा। लेकिन उनका जो फंडामेंटल जो इनकम है वो तो हमेशा आती रहेगी, लेकिन ग्रोथ के लिए उसके लिए वो चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, आपको स्टॉक वीकली अपना करना चाहिए, अपने चार्ट में देखना चाहिए कि मतलब चार्ट नहीं देखना चाहिए वीकली स्टॉक का पहले जो भी क्या कर रहा है, उस कंपनी में क्या चल रहा है वो देखना चाहिए, मंथली भी देखना चाहिए। और जब कंपनी का रिजल्ट आ जाए क्वार्टर वाला, तो उसमें आपको उसका रिजल्ट भी देखना चाहिए, क्योंकि एक्टिव इन्वेस्टर अगर आप हैं तभी तो आप उसके साथ रहेंगे, नहीं तो क्या होगा। और दूसरी एक चीज़ बता दूं, जब आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं, कंपनी का ग्रोथ बढ़िया हो रहा है, तो आप उसमें अपना जैसे भी स्टेक होल्डिंग जो बढ़ा सकते हैं, और जैसे जैसे स्टॉक बढ़िया करता जाए आप जो है उसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा सकते हैं, और हाई प्राइस में बढ़ाई कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये तो बात हो गई, हम बात करते हैं कि जो भी अब बात आती है कि हमें स्टॉक को जो है एक पैरामीटर होता है जो मैंने भी पढ़ा है और चीज़ें होती हैं और पब्लिक डोमेन में रहती हैं, तो उस पैरामीटर पर किसी स्टॉक को, कंपनी को हमें टेस्ट करना चाहिए। अगर हम उस स्टॉक को, वो हमारे जो पैरामीटर्स है उन पर अगर खरा उतरता है, तब हमें उस स्टॉक को बाय करना चाहिए। फिर भी मैं बता दूं, मेरी किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं होती है, चीज़ें समझाने की होती है। तो वो 6 पैरामीटर हैं कौन कौन से, हम बता देते हैं आपको। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हमें जो है किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता, और जो बैलेंस शीट है उससे पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी होती है उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है।
अब बात आती है कि फ़ायदा किससे होने वाला है और हम जो स्टॉक है उसका पैरामीटर पे किस पे टेस्ट करें। तो उसके लिए जो 6 चीज़ें हैं जो आइडेंटिफाई हुई हैं और लोग वो जो काम भी करते हैं इफेक्टिवली, तो हमें सबसे पहले किसी भी कंपनी का जो लेटेस्ट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट है वो पढ़ना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि जो कंपनी का लेटेस्ट और कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट कौन सा होता है। देखिए, आपको पता है कि कंपनियां हर 3 महीने बाद मतलब रिजल्ट जारी करते हैं। उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, 2 डॉक्यूमेंट जारी करते हैं। एक पीपीटी होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जारी करती है, और एक कॉन कॉल का डॉक्यूमेंट रिलीज़ करती है। कॉन कॉल ऑनलाइन भी होती है जिसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहती है, राइट। तो ये जो 2 कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट हैं, एक तो पीपीटी और दूसरा कॉन कॉल, ये दोनों ही लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इनमें आपको 6 प्रकार का डेटा मिल जाएगा। मतलब 6 जो इंडिकेटर्स हैं, पैरामीटर्स हैं किसी स्टॉक को मेजरमेंट करने के लिए, उसका मापने के लिए कि वो स्टॉक सही है, भविष्य में पैसे बना के दे सकता है या नहीं दे सकता है, तो उन पे खरा उतरता है या नहीं उतरता है, तो वो आप वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो ये 2 लेटेस्ट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको मिलेंगे। हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, ये आपको मिलेंगे जब आप किसी कंपनी को उसकी वेबसाइट में मिल सकते हैं और NSE BSE साइट में मिल सकते हैं, और नहीं वहाँ भी नहीं मिले आपको, अगर आपको दिक्कत आती है तो स्क्रीनर में गूगल में डालिए स्क्रीनर, और जैसे ही स्क्रीनर को डालेंगे आप तो स्क्रीनर में जब वो खुल जाएगा तो उसमें कंपनी का नाम पूछेगा। कंपनी का नाम जब पूछेगा तो उसमें कंपनी का नाम डाल दीजिए। जैसे मान चलो आपने कंपनी उन्होंने पूछा तो आपने डाल दिया टाइम्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड। अब जैसे आपने टाइम्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड डाला तो टाइमेक्स कंपनी खुद ही आ जाएगी उसमें, और उसे खोल देंगे आप, उसे डॉक्यूमेंट जाके आ जाएंगे शो करेंगे। फिर उसके राइट हैंड में आएगा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ उसका पूरा डिस्प्ले हो जाएगा है। राइट हैंड में वहाँ पीपीटी, कॉन कॉल, रिकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, और लेफ्ट साइड में आपको उसकी जो भी मीटिंग्स हैं, एनुअल रिपोर्ट वगैरह सब वहाँ दिखाई दे सकती हैं, जो भी डॉक्यूमेंट रहते हैं। और कुछ कंपनियां कॉन कॉल नहीं करती हैं, तो जब आपको कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट ना मिले, कॉन कॉल नहीं करती हैं, तो आप उनसे दूर रहिए। क्या जरूरत है भाई, जो कंपनी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कराए तो हमें उसके साथ क्यों रहना है, राइट। अब मैं ये बात क्यों कहता हूँ, अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हो तो एक चीज़ बताइए, अगर किसी स्टॉक को, जैसे मैंने बताया पहले कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उन्होंने चार्ट देख के स्टॉक खरीद लिया, फंडामेंटल देख के स्टॉक खरीद लिया है, किसी के कहने पे खरीद लिया, लेकिन कंपनी क्या करती है आपको तो पता ही नहीं है। तो आप कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अंदर है, आप बाहर बैठे हो, बाहर बैठ के आप कंपनी के अंदर क्या चल रहा है आपको पता नहीं चलेगा, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फेल हो जाते हैं। अब यहाँ सक्सेस कौन होता है, सक्सेस वो होता है जो बंदा एक्टिव है, इन्वेस्टिंग रणनीति से काम करता है, वो बंदा यहाँ सक्सेस होता है। और वो सक्सेस क्यों होता है, क्योंकि वो कंपनी का लेटेस्ट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ता है। जैसे मैंने बताया क्या पढ़ता है, पीपीटी पढ़ता है और कॉन पढ़ता है। अब इनमें होता क्या है मैं आपको बता दूँ, इनमें आपको 6 चीज़ें मिलती हैं। और मैं एक चीज़ और भी बता दूँ, जो पीपीटी होता है उसमें हमें कोई भी कंपनी होती है उसका 2 तरह का डेटा मिलता है हमको। अगर इक्विटी रिसर्च की बात करें तो इक्विटी रिसर्च में हमें किसी भी कंपनी का अगर उसका इक्विटी का रिसर्च करते हैं तो 2 प्रकार का डेटा मिलता है। एक तो डेटा मिलता है क्वांटिटेटिव, और जितना क्वांटिटेटिव डेटा है वो सब आपको पीपीटी में मिलता था। जो कंपनी का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है उस पर लिखा होता है पीपीटी, उसमें आपको पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव डेटा मिल जाएगा। अब बात आती है दूसरा डेटा मिलता है क्वालिटेटिव, जो मिलता है कॉन कॉल की जो ट्रांसक्रिप्ट होती है उसमें। अब उसमें क्या होता है, जो रिजल्ट होता है वो भी डिस्कस किया होता है, और उसमें जो मैनेजमेंट है अपनी बात कहता है कि हम आने वाले समय में क्या करेंगे और कैपेक्स क्या करेंगे, इसके बारे में बताऊँगा मैं। और जो इन्वेस्टर उस कंपनी के साथ कॉन कॉल में लाइव रहते हैं वो भी कंपनी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी बैठते हैं। मैं आपको बता दूं, महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी एएमसी हैं वो सभी एक्टिव इन्वेस्टिंग करती हैं, और वो सब इन्वेस्टिंग रहती है और कंपनी से सवाल पूछते हैं। उनके जो एक्सपर्ट होते हैं वो वहाँ बैठे होते हैं। आप भी अगर कोई स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में, तो आप भी उस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। आपको भी कॉल आता है और आपको भी लिंक आता है, तो आप अपना सवाल कोई पूछ सकते हो कंपनी में। तो आपको 2 प्रकार का डेटा जब मिल जाता है तो आपको कंपनी का लेटेस्ट मिल गया, क्या करने वाली है कंपनी, क्या कर रही है, राइट। जब आपको डॉक्यूमेंट मिल गया तो हमें क्या देखना चाहिए उसमें, उन डॉक्यूमेंट से कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट में हमें देखना क्या चाहिए। हमें उसमें 6 चीज़ें देखनी चाहिए। एक 2 तरह की कंपनियां होती हैं, एक होती है टर्न ऑन बिजनेस वाली कंपनियां और दूसरी होती हैं जो पहले से प्रॉफिटेबल कंपनियां होती हैं, राइट। तो कोई कंपनी टर्न ऑन बिजनेस है उसको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। बिजनेस टर्न ऑन या टर्न ऑन बिजनेस की बात देखेंगे, टर्न ऑन बिजनेस ऐसा होता है जो कंपनियां लॉस मेकिंग होती हैं और वो लॉस से प्रॉफिट में आती हैं, इसको हम कहते हैं टर्न ऑन बिजनेस। तो आप उसकी कॉन कॉल में देखिए, पीपीटी में पढ़िए कि कहीं कोई ऐसी कंपनी तो नहीं है जो कि टर्न ऑन फेज से
गुजर रही है, कहने का मतलब वो प्रॉफिट था, उसका लॉस था और डेट था उसमें, अब वो धीरे धीरे कंपनी बाहर आ रही है प्रॉफिटेबल। और मैं यहाँ कुछ कंपनियों का नाम लेना चाहूँगा, ऐसी टर्न आउट कंपनियाँ हैं जो फेज से गुजर रही हैं। जैसे वीआईपी क्लोथिंग, वीआईपी क्लोथिंग में बहुत सारा पहले डेट था, उसकी सेल्स ऑफ ग्रोथ नहीं थी और धीरे धीरे ये इनका डेट भी कम हो गया और ग्रोथ भी आ रही। तो इसे इस प्रकार की कंपनी को हमें ट्रैक करते रहना चाहिए। ये टर्न ऑन बिजनेस है और आगे समय में जाकर ऐसे स्टॉक बहुत सारा पैसा बना के दे सकते हैं। जैसे पीसी ज्वेलर का नाम सुना होगा, पीसी ज्वेलर बहुत सारा कर्जा हो गया था और पीसी ज्वेलर आप देखिए टर्न ऑन बिजनेस फेस में आ गया है, वो अपने लॉस से प्रॉफिट में आ रही है, तो आप उसका डॉक्यूमेंट ट्रैक कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी प्रॉफिटेबल कंपनियों की बात करें तो प्रॉफिटेबल एक एमराल्ड फाइनेंस भी कंपनी है जो कि लॉस मेकिंग थी, अब धीरे धीरे प्रॉफिट में आ रही है। तो ऐसी बहुत लॉट ऑफ कंपनियां मिल जाएंगी, जब आप कंपनी को ट्रैक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर कोई कंपनी ऐसी मिलती है जो टर्न अराउंड बिजनेस में, उसमें सेल्स ग्रोथ तो अगर जो है कम हो सकती है, लेकिन मैनेजमेंट का गाइडेंस अगर पॉजिटिव है तो ऐसा हो सकता है। जैसे एक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अभी उनके मैनेजमेंट ने QIP किया 2000 करोड़ रुपए का, तो वो कंपनी के लिए आगे बहुत सारा उसका लॉन बढ़ा सकता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि टर्न ऑन बिजनेस क्या होता है। और दूसरा बिजनेस होता है प्रॉफिट, जो प्रॉफिटेबल है, पहले से प्रॉफिट करते चला आ रहा है, तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अब हमें देखना क्या चाहिए, जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है उसमें क्या देखना चाहिए। उसमें अगर खरीदने से पहले तो हमें उसको टेस्ट करना चाहिए। तो पहले होता है सबसे पहले सेल्स ऑफ ग्रोथ, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ भी कहते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ भी कहते हैं इसको। और अगर आप पर्सनली जानना चाहते हैं कि सेल्स ग्रोथ क्या होती है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ चाहती है, तो मेरे इसका इंडिविजुअल मेरा बडी बना हुआ है, मतलब जो जितने पैरामीटर हैं सबके इंडिविजुअल पीरियड मिल जाएंगे आपको और मेरे इस चैनल पर दे सकते हैं। तो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ अगर किसी कंपनी का ज़्यादा है, मतलब वो उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज़्यादा है, रेवेन्यू ज़्यादा है, अगर वो 20% 30% से ग्रोथ करी तो ऐसी कंपनी है, 100% से ग्रोथ करी तो इस प्रकार की कंपनियाँ बढ़िया मानी जाती हैं। और जिस प्रकार की कंपनियाँ होती हैं, जैसे मैंने बताया कि टाइगन टेक्नोलॉजी की बात करें, किसी ने रिकमेंड किया, उसका जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हो -7% है, तो वो स्टॉक लंबे समय में आप कैसे होल्ड कर सकते हो उसको, वो आपको बीच में धोखा दे जाएगा। तो जिस कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज़्यादा है वो कंपनी ज़्यादा बेटर मानी जाती है। और अगर कोई कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़िया कर रही है तो आप उस स्टॉक को अपने डीमैट अकाउंट में बढ़ा सकते हो, उसकी होल्डिंग भी बढ़ा सकते हो और उसको लंबे समय तक होल्ड, लेकिन हर 3 महीने बाद उसको आपको एवेल्युएट करना पड़ेगा, स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में रखने के काबिल है या नहीं है। यदि वो उसके काबिल नहीं है, ग्रोथ आ जाती है या और कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसमें, तो आप उसको निकाल दीजिए, उसकी जगह बढ़िया स्टॉक को शामिल करिए। तो मेरा कहने का मतलब, तो आप जब इस प्रकार की रणनीति अपने आते हैं तो एक्टिव रहते हैं और स्टॉक का वैल्यूएशन करते रहते हैं, तब आप उस स्टॉक को लंबे समय तक रखते हैं अपने पास। तो वो आपको स्टॉक, आप लोग ढूंढते रहते हैं मार्केट में मल्टी वगैरह स्टॉक, अरे भाई आप इस मेथड को करिए, आपके स्टॉक में, आपके डीमैट अकाउंट में ऐसे बहुत सारे मल्टी वगैरह स्टॉक मिलेंगे आपको और आप उनको मल्टी वगैरह होते हुए देखेंगे। तो ये बात होगी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ। जिस स्टॉक का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ चला जाता है, कम हो जाता है, वो स्टॉक पैसा बना के नहीं देता है लंबे समय में, और ना शॉर्ट टर्म में भी नहीं देता। और जैसे काइटेक्स इंडस्ट्री की बात करें, काइटेक्स आपने गारमेंट का नाम सुना होगा, अभी बीच में स्टॉक जो है 100 रुपये पे था और उसके बाद बढ़ के 300 रुपये तक हो गया। अब काइटेक्स की बात करें तो वो 3% उसका सेल्स ऑफ ग्रोथ है, वो पैसा बना के नहीं दे रहे, 180 182 के लगभग चल रहा है, जो भी देख लेना आप। तो काइटेक्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ चला गया। और बहुत सारी कंपनियां मैं आपको बता, TCS में देखिए ग्रोथ नहीं है, आप देख लीजिए। विप्रो का देखिए 0.7% उसका ग्रोथ है। और भी टाटा एलेक्सी की बात करिए तो देखिए उसका भी नहीं चल रहा है। तो इनमें जो बर्जर पेंट है, आपका HDFC बैंक है, इनमें पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ नहीं है, इनका लोन बुक नहीं है, तो देखिए स्टॉक पैसा बना के नहीं दे रहा है। तो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अगर कोई कंपनी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़िया है, उसका रेवेन्यू आ रहा है, उसकी परसेंटेज ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर और क्वार्टर बढ़िया है, तो इस प्रकार की कंपनियां पैसा बना के दे सकती हैं। तो ये पहला पैरामीटर हो गया। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, सबसे पहला और सबसे आखिरी पैरामीटर होता है, क्योंकि अगर किसी कंपनी में अगर सेल्स ऑफ ग्रोथ डिक्लाइन हो जाती है, कम हो जाती है, तो सारी प्रॉब्लम फिर उस कंपनी में शुरू हो जाती है, फिर बाकी जितने पैरामीटर हैं वो काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई किसी कंपनी में पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज़्यादा है तो उस कंपनी में बाकी चीज़ें बेटर होती जाती हैं और फिर उसके पैरामीटर और कितनी बेटर हो सकती है उससे हमें पता चलता है। तो ये बात कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर किसी कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ चला जाता है तो वो स्टॉक कैसे बनाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें उस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ या पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ट्रैक करना चाहिए। अगर उस कंपनी में पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ या रेवेन्यू ग्रोथ चला गया ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो उस स्टॉक से दूर रहें आप, वो पैसा बना के नहीं दे सकता, आपको फंसा देगा। तो ये पहला पैरामीटर हो गया। और ये पहला मैंने बताया, पहला और आखिरी यही है। दूसरी बात करते हैं मार्जिन्स। मार्जिन में आपका देखिए क्या क्या होता है। मार्जिन का मतलब होता है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है।
तो सबसे पहला जो बात करें देखो, पेट मार्जिन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पेट मार्जिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी कंपनी का पेट मार्जिन अगर आ रहा है तो वो बढ़िया माना जाता है। कभी कभी क्या होता है कि सेल्स ग्रोथ से पेट मार्जिन ज़्यादा होता है, तो ऐसी कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए मेरा अलग से वीडियो आप देख सकते हो। तो पेट मार्जिन अगर किसी कंपनी का बढ़ रहा है या पेट मार्जिन जो है कम है, कोई दिक्कत नहीं है। कम भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर कंपनी कैपेक्स कर रही है तो उसका पेट मार्जिन कम आएगा। या कोई नई इन्वेंट्री या नया प्रोडक्ट मिक्स कर रही है तो उसमें पैसा लगाते हैं, वो अपने प्रॉफिट को उसमें लगा दिए, तो पेट मार्जिन कम आ सकता है, लेकिन सेल्स ग्रोथ डिक्लाइन नहीं होनी चाहिए। जैसे इबिटा मार्जिन की भी बात करते हैं, इबिटा भी एक प्रॉफिट का इंडिकेटर होता है जो मार्जिन को बताता है। तो इबिटा की कंडीशन देख सकते हो, लेकिन इबिटा से जो महत्वपूर्ण होता है सबसे ज़्यादा पेट महत्वपूर्ण होता है, तो पेट को जरूर देखें, सही। और ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाए। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब बता दूँ आपको, वो होता क्या है। अगर किसी कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ मान चलो 50% है, और अगर उसका इबिटा का जो पेट ग्रोथ है उसका अगर वो 80% है, तो उस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। यदि पेट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा होता है तो उस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। तो इस प्रकार की कंपनियां ज़्यादातर मल्टीबैगर बनती हैं। जैसे स्टॉक मल्टीबैगर बनने के पूरे चांस होते हैं जैसे स्टॉक को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा मैंने बताया, तीसरा बिजनेस टर्नअराउंड। तो टर्नअराउंड के बारे में बात कर चुका हूँ पहले। अब आती है कि कोई कंपनी कैपेक्स करती है, मतलब कैपेसिटी एक्सपेंशन करती है। कैपेसिटी एक्सपेंशन का मतलब उसका कोई प्लांट है और मान के चलिए उसमें पर डे वो 1 लाख यूनिट बनाती है, तो उसको बढ़ा करके नया प्लांट लगाती है, नई मशीनरी खरीदती है, तो पता चला 2 लाख यूनिट उसका प्रोडक्शन करना चाहती है, या कोई नया प्लांट बैठाना चाहती है, तो ये कैपेक्स कहलाती है। और इसमें भी काफ़ी चीज़ें डिफरेंस होती हैं कि अगर कोई कैपेक्स करे कंपनी तो 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, कितने दिनों में आएगा। अगर वो कैपेक्स जल्दी पूरा हो जाता है या कैपेसिटी जल्दी बढ़ जाती है तो उसका ग्रोथ पर प्रभाव आ जाता है। जैसे बात को इथार्थ हॉस्पिटल है, इथार्थ हॉस्पिटल की बात करें तो उन्होंने बहुत जल्दी कैपेक्स किया, अपनी कैपेसिटी का एक्सपेंशन किया। उन्होंने जो हॉस्पिटल थे, 1 जुलाई में इनका हॉस्पिटल चालू हो गया जो कि दिल्ली में था, और दूसरा स्टॉक इनका ग्रेटर फरीदाबाद में स्टार्ट हुआ, जो कि अगस्त से सितंबर में शुरू हुआ। तो इनका जो रेवेन्यू है और वो आना शुरू हो जाएगा, इससे इसका पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ जाएगा। तो अगर कैपेक्स इसका जल्दी से पूरा हो जाता है तो वो ज़्यादा बेटर होता है, और उससे जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो होता है, उससे फिर उसका जो पेट ग्रोथ है वो ज़्यादा हो सकता है। तो इससे पेट ग्रोथ भी ज़्यादा होता है और सेल्स ऑफ ग्रोथ ज़्यादा भी आ जाती है। तो ये बात तो आपको समझ में, इसका कैपेसिटी एक्सपेंशन मेरा अलग से वीडियो वो देख सकते हैं। दूसरा है रिटर्न ऑन इक्विटी। किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, जैसे इक्विटी का आप समझते हैं। इक्विटी क्या होता है कि इक्विटी पे जो पैसा लगा होता है, इक्विटी का जो पैसा होता है, जो मैनेजमेंट है उस पर उस पैसे से कितना पैसा बनाता है, यूज टू मनी टू मोर मनी। तो उस इक्विटी से रिटर्न कितना आ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी। जो इक्विटी है, इक्विटी पे पैसा लगा हुआ है, इक्विटी के पैसे को मैनेजमेंट कैसे यूज़ करता है, उसका आउटपुट कितना आता है। तो इसका डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं आपको बता दूं, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का डायरेक्शन पॉजिटिव है, आगे की तरफ है। मैं टाइगॉन की बता दूं, टाइगॉन टेक्नोलॉजी का रिटर्न ऑन इक्विटी 1 कुछ है, 7 या 6 है। तो आप समझ लीजिए कितना घटिया स्टॉक है, और उसका पी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो आप देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी जो होता है कि, लेकिन टाइगॉन टेक्नोलॉजी को आप ट्रैक करें, लेकिन अभी दूर रहें उससे, क्योंकि उसमें फंस सकते हैं आप। तो मेरा कोई स्टॉक को बाय और सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन सावधानी बताएं, जो मैं डायग्राम में आगे भी बताऊंगा उसको। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का डायरेक्शन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं आपको बता दूँ डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण क्यों होता है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी आगे की तरफ जा रहा है तो ये सो फॉरवर्ड है, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा पैसा बना के देगा कि इक्विटी पे जो रिटर्न आ रहा है बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, राइट। अगर इसका डायरेक्शन निगेटिव होता है, निगेटिव कैसे होता है, अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है और अगले वाले क्वार्टर में बढ़ के वो जाकर 25% हो, तो ये दैट इज द गुड। अब अगर 22 वर्षा की बात करें, अगर ये 15% हो जाता है 20 से, तो ये बैड माना जाता है, वो ऐसा स्टॉक पैसे बना के नहीं देगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, यदि किसी स्टॉक का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज़्यादा है तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा पॉजिटिव होगा, डायरेक्ट होगा। तो ये तो बात होगी। और छठा एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ है जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट गाइडेंस। मैनेजमेंट गाइडेंस जो मैंने आपको बताया, जो सारे पैरामीटर्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, कौन कॉल में मिलेंगे और पीपीटी में आपको मिल जाएंगे। पीपीटी में आपको डेटा मिल जाएगा, मैनेजमेंट का गाइडेंस आपको कहाँ मिलेगा, कौन कॉल में मिलेगा। मैनेजमेंट का जितने भी थियोरेटिकल डेटा हैं वो आपको सारे के सारे इनके जवाब आपको कहाँ मिलेंगे, उनकी कौन कॉल में मिल जाएंगे। तो पीपीटी ग्रोथ वगैरह सारी चीज़ उसमें मिली। 2 डॉक्यूमेंट आपको, ये 2 डॉक्यूमेंट पढ़ने हैं जिससे कि आप किसी स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लो। और 2 डॉक्यूमेंट में आपको कितनी चीज़ें देखी, 6 चीज़ें देखनी है। अगर इन्होंने 6 चीज़ें आपको समझ में आ गई तो ये समझ लो आप शेयर मार्केट के बादशाह हो, आपको कोई हरा नहीं सकता।
तो मैनेजमेंट गाइडेंस क्या होता है? देखिए हम तो स्टॉक को चलाते नहीं ना, कंपनी चलाते हैं, हम तो बाहर बैठे हैं, तो चलाता कौन है? तो मैनेजमेंट चलाता है। उसका जो मैनेजमेंट होता है वो ही सबसे बड़ा ड्राइवर है उसका, चाहे वो गाड़ी को 80 किलोमीटर की रफ्तार से भगाए या 10 किलोमीटर की रफ्तार से भगाए। अगर मैनेजमेंट बढ़िया है तो वो हमेशा 100% की स्पीड से गाड़ी चलाएगा, और मैनेजमेंट बढ़िया नहीं है तो 10% के हिसाब से ग्रोथ करेगा। तो आपको उसको डिसाइड करना है किस मैनेजमेंट के साथ आपको रहना है। अब मैं नहीं कह रहा, दुनिया कहती है जिसका मैनेजमेंट बढ़िया होता है लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं। जो ग्रोथ करता है लोग, दुनिया उसके साथ रहती है। तो जो कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी, जिसका मैनेजमेंट खराब होगा, आप और मैं क्यों उसके साथ रहेंगे? यदि आज को चमत्कार को नमस्कार है ना, सोसाइटी में देख लीजिए, अगर हम बढ़िया करेंगे, हमारा बिहेवियर सारी चीज़ बढ़िया है, तो लोग हमें पसंद करेंगे, लोग हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे। तो इसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में जितनी कंपनियां, सबके साथ यही होता है। तो कोई नई बात नहीं बता रहा मैं आपको, ये सिंपल चीज़ें हैं, बस लोगों को पता नहीं होती। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए स्टॉक के बारे में, कंपनी के बारे में जो हम ट्रैक कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैनेजमेंट का गाइडेंस मैंने आपका, अगर निगेटिव है, निगेटिव का मतलब कि भाई इस समय रसिया में युद्ध चल रहा है और इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मार्केट में डिमांड कम है, लोगों का पैसा नहीं है और हम अपनी कैपेसिटी को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अगर मैनेजमेंट इस प्रकार की बात करता है या कैपेसिटी करने को हमारा पैसे नहीं है, तो अगर बात करें तो ये मैनेजमेंट निगेटिव है, ऐसे स्टॉक से दूर रही है। अगर मैनेजमेंट कहता है कि भी देखिए आने वाले समय में बेटर अपॉर्चुनिटी, जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम वहाँ पे काम करेंगे, राइट, और हम नया कैपेक्स करेंगे, और हम चाहते हैं कि जो मार्केट में हमारी हिस्सेदारी बढ़े। तो ऐसी कंपनियां मैं बता दूंगा आपको, जैसे हम बात करें, जैसे जोमेटो की बात करें, जोमेटो एक ऐसी कंपनी है जो लॉस मेकिंग कंपनी थी और जिसका डिलीवरी फूड में था, कोई रेवेन्यू नहीं आता था। अब देखिए उन्होंने ब्लिंकिट के साथ जो है, उन्होंने जो प्रोडक्ट मिक्स का जो चेंज किया, और देखिए उसके साथ उन्होंने एक्सपेंशन कर लिया, और देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ आई है। तो आप इस प्रकार की कंपनियों को देख सकते हैं जो मैनेजमेंट इनका बढ़िया होता है। दूसरी बात करें, एक KRBL स्टॉक था, मैनेजमेंट गाइडेंस बहुत बढ़िया था पहले, तो उसके जो निदेशक थे अनिल कुमार चौधरी साहब, उन्होंने देखिए इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उस स्टॉक 10% गिर गया था दूसरे दिन। तो कहने का मतलब मैनेजमेंट की वजह से जो स्टॉक है तुरंत रिएक्ट करता है। मैनेजमेंट जो भी कमेंट्री में बात बताएगा, अगर मैनेजमेंट कहता है कि आने वाले समय हम अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ाएंगे और दुनिया में नंबर 1 हम होने की कोशिश करेंगे। एक कृषिवाल फूड एक कंपनी है, मैं आपको बता दूँ, उसका मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो क्या कह रहा है ना, हम भारत में अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे नंबर 1 FMCG फूड कंपनी बनना चाहते हैं। FMCG कंपनी बनना हमारा टारगेट है। अब अगर मैनेजमेंट का इस प्रकार का बात करता है तो आप समझिए वो स्टॉक क्या करके देगा, वो मैनेजमेंट क्या करेगा, वो स्टॉक दौड़ेगा। तो कृषिवाल फूड का जो मैनेजमेंट है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, मैं किसी स्टॉक को बाय और रिकमेंडेशन करने की नहीं कह रहा। तो ये 6 पैरामीटर है मैनेजमेंट का गाइडेंस, इन सब पे मेरे वीडियो बने हुए हैं, आप इनको देख सकते हो। तो ये 6 पैरामीटर हमें देख लेनी चाहिए। और एक चीज़ बता दूँ, कॉन कॉल को हमेशा सावधानी से पढ़ना चाहिए, कोई जल्दबाजी में डिसीजन लेना नहीं चाहिए। पहले आप कॉन कॉल पढ़ेंगे, 1 घंटा 2 घंटा लग सकता है, लेकिन आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। कॉन कॉल जो होती है हमेशा इंग्लिश में होती है, और आप उसको चाहें तो गूगल पर जाकर ट्रांसलेट कर लीजिए, लेकिन टर्मोलॉजी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बात हो गई। तो मैंने आपको बताया एक्टिव इन्वेस्टिंग अगर आपको सीखनी है तो करना क्या कि आपको जो 6 चीज़ें हैं, कंपनी का लेटेस्ट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा। और जब पढ़ेंगे क्यों, जब आप एक्टिव होंगे तभी तो पढ़ेंगे। और हर कंपनी को, जो भी कंपनी आपके डीमैट अकाउंट में या पोर्टफोलियो में, उनका रिजल्ट आप और जो कंपनियां, उन सब का कॉन कॉल आप पढ़ेंगे। जैसे रिजल्ट आएगा उसे देखेंगे। अगर वो स्टॉक कंपनी बढ़िया कर रही है, ईयर ऑन ईयर उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़िया है, उनका पैट मार्जिन बढ़िया है, मैनेजमेंट गाइडलाइन पॉजिटिव है, तो उस स्टॉक को खरीदिए और पैसा डालिए उसमें, राइट। उस स्टॉक के साथ लंबे समय तक रहिए। लंबे समय का मतलब है ना, हर 3 महीने बाद उस स्टॉक को इवेल्युएट करिए, मतलब एक्टिव रहना पड़ेगा। और अगर वो स्टॉक बढ़िया नहीं कर रहा है तो उसमें भाई अगर 1 क्वार्टर रिजल्ट खराब हो तो 1 क्वार्टर और देख लीजिए, तब तक उसमें पैसा ना डालिए और ज़्यादा। तो ऐसा कर सकते हैं। अगर दोबारा मैनेजमेंट गाइडेंस गड़बड़ है तो अपना स्टॉक, मतलब आपके पास तो रेड बटन है, आप तुरंत बेच दीजिए। मैं आपको बता दूं, हमें स्टॉक बेचना आना चाहिए। जो एक्टिव इन्वेस्टर रहते हैं उन्हें स्टॉक बेचना आना चाहिए। बेचने आने तो खरीदवा तो कोई भी सकता है, लेकिन स्टॉक जो बेचने की कला आनी चाहिए। हमेशा अगर स्टॉक पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ चला जाए क्वार्टर में तो 1 क्वार्टर होल्ड कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर। नहीं तो जैसे ही मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आए या उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ चला जाए या उसके यहाँ ED की रेट हो, सबसे पहले आप अपना स्टॉक बेचिए। मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट छोड़ के चला जाए, सबसे पहले अपना स्टॉक बेचिए, जो प्रॉफिट आपका हो उसे बुक करिए। उसके बाद फिर बाद में सोचिए क्या प्रॉब्लम है। अगर वो स्टॉक बढ़िया, अगर दोबारा से खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये बात आपको समझ गई होगी, आप मेरी बात समझ में आप सोच, मतलब जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था वो आप समझ गए हो। तो आपको एक चीज़ बता दूं, जिस खराब बिजनेस के साथ आपको नहीं रहना है और जिस स्टॉक में पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ नहीं है, उसका मैनेजमेंट गाइड नहीं है, तो वो स्टॉक पॉइजन स्टॉक कहलाते हैं। वो आपके डीमेट अकाउंट को बर्बाद कर देते हैं और आपके मोरल को भी डाउन कर देंगे। तो इस प्रकार के
स्टॉक को आप दूर रहिए। तो मैंने आपको बताया हमें जो उसकी जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। यदि हम पॉइजन स्टॉक से दूर रहेंगे तो बाकी चीज़ें हमारी और बढ़िया हो सकती हैं। तो और मैं चाहता हूँ कि आपको जो मैक्सिमम चीज़ें समझ आ गई होंगी। मेरा कहने का वाला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वर्सेस एक्टिव इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में से कौन सी चीज़ बेटर है वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। और यदि आप देखिए, मैं एक चीज़ बता दूँ, एक्टिव इन्वेस्टर हैं, एक्टिव इन्वेस्टिंग जो रणनीति आप उसको फॉलो करते हैं तो उसमें आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आपको कंपनी का लेटेस्ट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़े हुए, पीपीटी और कौन पढ़ना पड़ेगा। हर 3 महीने बाद स्टॉक को आपको इवेलुएट करना पड़ेगा, और जब इवेलुएट करेंगे तो वो कंपनी आपको अच्छी लग रही है या वो बढ़िया काम कर रही है, तभी आप उसे अपने स्टॉक में मतलब अपने डीमैट अकाउंट में या पोर्टफोलियो में रखें आप, तो वो आपको पैसा बना के देगी। और अगर किसी के, मैंने आपको बताया जो पहली चीज़ बताई, अगर आपने चार्ट देख के या आपने किसी के कहने पर या उसका जो बैक डेट का फंडामेंटल बैलेंस शीट है उसे देख कर अगर स्टॉक को ले लिया तो आप उस स्टॉक में फंस जाएंगे। और चाहे देखो मैं बताऊँ, कंपनी छोटी हो बड़ी हो, और मैं एक चीज़ बता दूँ, कभी कभी जैसे किसी कंपनी पर डेट होता है, वो डेट हमेशा ख़राब नहीं होता। डेट जो है भाई, डेट के सोर्स दो होते हैं। एक तो हम जो प्रोपराइटर होते हैं, मतलब जो प्रोमोटर होते हैं, उनका होता है इक्विटी का पैसा, दूसरा हम बैंक से उठाते हैं वो लोग। तो यदि उसका कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं अगर लोन से, या क्यूआईपी कर रहे हैं, क्यूआईपी में वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय, तो अगर क्यूआईपी अगर पॉजिटिव कर रहे हैं उसका एक्सपेंशन करने के लिए करें तो वो पॉजिटिव होता है। किसी कंपनी के पास कैश नहीं है तो वो बढ़िया होता है, क्योंकि कैश फ्लो भाई जिसके पास कैश होगा तो उसके पास इन्वेस्टमेंट करने की रणनीति नहीं, राइट। तो जिस पास कंपनी के पास पैसा नहीं है, कैश नहीं है, तो वो कंपनी कैश का व्यवस्था करके पैसा कहीं लगा दिया हो। और ऐसी बहुत सारी कंपनी जिनका वो बहुत कैश पड़ा हुआ है और वो अपने जो प्रोमोटर है, मतलब जो स्टॉक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, उन्हें डिविडेंड दे रही है, तो डिविडेंड देने वाली कंपनी ज़्यादा बढ़िया नहीं मानी जाती है, राइट। तो जो कंपनी डिविडेंड दे रही है तो वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया, जो एक्टिव इन्वेस्टिंग अगर सीखनी है तो आपको ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और अगर आपने एक बार एक्टिव इन्वेस्टिंग रणनीति सीख ली तो आपको दुनिया में कोई भी व्यक्ति पराजित नहीं कर सकता। स्टॉक मार्केट में आप स्टॉक मार्केट के बादशाह बन जाओगे, ये मेरा दावा है आपसे। बस आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, सीखने की कोशिश करनी चाहिए, आपको लेटेस्ट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए, और सबसे पहले मैंने बताया पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ देखना चाहिए। पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ जिस कंपनी में ज़्यादा है वो बढ़िया है। और मैं एक चीज़ बता दूं, किसी कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज़्यादा है लेकिन उसके पीछे नहीं भागना है। मैं एक चीज़ बता दूं, मैं यहाँ पे फिर रिमाइंडर देता हूँ, उसके पीछे नहीं भागना है। किस कंपनी के पीछे भागना है? जिस कंपनी का प्रोडक्ट आपको समझ में आता है। पहले तो आपको उसका प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए। अगर प्रोडक्ट समझ में नहीं आया तो क्या फ़ायदा उसका, तो कहीं फंस जाओगे। जब आपको बिजनेस समझ नहीं आएगा तो उसका बिजनेस मॉडल समझ आना चाहिए, प्रोडक्ट आपको पसंद आना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट की समझ होनी चाहिए, तब जाकर उस कंपनी को पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ या ट्रैक करो उसमें। फिर जो मैंने 6 पैरामीटर बताए उनको चेक करिए। जब उनको चेक करेंगे, अगर उन पर खरी उतरती है आप अपने अकाउंट में उसको होल्ड कर सकते हो, बढ़िया पैसा बनाओगे कंपनी आपको। और एक चीज़ बता दो, इतना तो हो सकता है, मेरा मतलब जो रेशियो है, अगर 10 स्टॉक का एनालिसिस करते हैं तो आप कम से कम वो 8 स्टॉक आपको पैसा बना के देंगे। दूसरी बात ये, मतलब पॉसिबिलिटी है, ऐसा मैं कोई फाइनली नहीं कह रहा। और दूसरी बात करें, एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अपने स्टॉक में कितने स्टॉक रखने चाहिए। एक चीज़ बता दूँ, ये भी काफ़ी लोग कन्फ्यूजन होता है। अगर आपके पास जितनी भी एसेट्स हैं, पैसा है, तो कम से कम भाई आप 20 से 30 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। और आप अपनी एलोकेशन अपने जो कंपनी जैसे बढ़िया कर रही है उसके हिसाब से उसमें होल्डिंग बढ़ा सकते हो, मतलब अपनी कैपिटल का एलोकेशन कर सकते हो। तो 30 कंपनियां कम से कम रखनी चाहिए, 20 से 30। और जो कंपनियां आपके पैरामीटर पर खरी नहीं उतरती, अगर उनका रिजल्ट खराब आता है तो ऐसी कंपनी को निकाल दीजिए और ऐसी कंपनियां छाटिए जो बढ़िया कंपनियां, जो बढ़िया ग्रोथ आ रही है, और उन कंपनियों में उनको लिस्ट बना लीजिए। और उसमें क्या करिए, उसमें खराब कंपनी को बाहर निकालिए और नई कंपनी में पैसा निकाल के अपना, मतलब कहने का मतलब पैसा देखो अनलिमिटेड नहीं होता, किसी बात पैसा लिमिटेड होता है। तो हमको करना क्या कि जो कंपनी बढ़िया नहीं करे उसमें से अपनी होल्डिंग कम करनी है, और जो स्टॉक बढ़िया करें उनमें बढ़ानी है। और कुछ स्टॉक हमने नए छाटे हैं, उन स्टॉक में अपने डीमेट अकाउंट में या पोर्टफोलियो में रखें, उन्हें बढ़ा दें। उनमें आप मतलब छोटे से थोड़े से अमाउंट से उसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जब उनकी चाल बढ़िया हो जाए, 3 महीने बाद रिजल्ट आए और क्वार्टर टू क्वार्टर और बेटर करने लगे, तब आप अपनी उसमें होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ाते चलिए। मतलब जैसे जैसे कंपनी की परफॉर्मेंस, जैसे जैसे स्टोरी। आप ये बताइए, हॉल में मूवी देखने जाते हैं, जाते नहीं जाते? अगर उस पिक्चर की स्टोरी आपको समझ नहीं आती तो आप क्या करेंगे? पिक्चर देख के नहीं देखेंगे ना, पास उठेंगे। तो हमें स्टॉक के भी क्या, स्टॉक जो कंपनी है उसको भी एक पिक्चर की तरह देखिए, उसकी स्टोरी आपको बढ़िया लग रही है और आगे बढ़िया होने वाला है,
तभी तो आप उस पिक्चर को पूरा देखेंगे आप। तो मेरा कहने वाला, अगर प्रोडक्ट समझ में आता है, प्रोडक्ट का सेल्स ऑफ ग्रोथ बढ़िया, बाकी चीज़ें बढ़िया हैं, तो आप उसको लंबी पारी खेलिए उसके स्टॉक के साथ। और वो देखिए, मैं आपको बता दावे के साथ वो स्टॉक मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा आपके पोर्टफोलियो को, और आपको इतना पैसा बना के देगा कि बहुत ज़्यादा पैसा बना के देगा। तो बस आपको बिजनेस को ट्रैक करना आना चाहिए, आपको एक्टिव इन्वेस्टिंग सीखनी पड़ेगी। तो इसी के साथ बात को ख़त्म करते हैं। और मेरा फिर से एक डिस्क्लेमर है कि मेरे कहने से स्टॉक को बाय और सेल ना करें। जितने भी स्टॉकों के नाम लिए हैं वो एक एग्जांपल के तौर पे लिए हैं, जिनको मैं ट्रैक करता हूँ, जो चीज़ें मुझे पता हैं। तो इसी के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।